नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी नई कहानी में। आज मैं लेके आया हूँ आपको एक बहुत ही इमोशनल और क्राइम स्टोरी है। जो कहानी है प्रीति राठी की। ये कहानी दिल्ली से शुरू होती है, बम्बई में जाके ख़त्म होती है। ये कहानी आप सुनेंगे तो आप भी शहर जाएंगे। एक ऐसी कहानी है जिसका फैसला सुनाते हुए जज ने एक ऐसी बात लिखी, वो हम आपको बताएंगे आगे क्या लिखा जज साहब ने। और ये कहानी सुनने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और आपके लिए मैं रोज़ ऐसी कहानी लेके आता रहूँगा। शुरुआत करता हूँ कहानी की शुरुआत करते हैं हम दिल्ली से। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक बच्ची जिसका नाम होता है प्रीति राठी। प्रीति राठी ट्रेन में बैठती है मुंबई के लिए और वो चलती है मुंबई के सफ़र पे। और उसी ट्रेन में एक लड़का होता है जो अपना चेहरा तिवाल से ढक करके, रुमाल से ढक करके उस गाड़ी में बैठ जाता है और कोशिश करता है बार बार प्रीति के पास जाने की। लेकिन ट्रेन में काफ़ी भीड़ होने की वजह से वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाता है और बार बार वो वापस लौट आता है। इस कहानी बहुत ही इमोशनल है। इस कहानी सन 2013 की इस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसने भी ये सुनी वो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कहानी है एक होनहार बेटी की जो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ पढ़ाई करती है। 23 साल उम्र होती है प्रीति राठी की। प्रीति राठी दिल्ली से ही नर्सिंग का कोर्स करती है। नर्सिंग का कोर्स करने के बाद में इंडियन आर्मी में वो एक नर्स बनना चाहती है। इसी के चलते उन्हें इंडियन नेवी में एक वैकेंसी निकली नर्स की और उसने उसमें फॉर्म भरा और उसका नंबर आ जाता है इंडियन नेवी में। और उसको मुंबई में ज्वाइनिंग करनी होती है इंडियन नेवी की नर्स की नौकरी। और वो चलती है उसी नौकरी की तलाश में। प्रीति राठी पढ़ने में बहुत ही अच्छी और होनहार थी। वो एग्ज़ाम देती है नेवी का और नेवी क्लियर कर जाती है वो एग्ज़ाम को और उसकी नौकरी। घर की होनहार बेटी को जब ये नौकरी मिलती है इंडियन नेवी की तो सभी घर वाले उस पर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं और उसको छोड़ने के लिए उसके पिता और उसके चाचा और उसकी चाची उसके साथ चल देते हैं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से उनकी टिकट होती है और वो सभी लोग एक ट्रेन में बैठ कर के मुंबई का सफ़र की शुरुआत करते हैं। उसी में वो लड़का होता है जो उसके साथ इस घिनौनी घटना को अंजाम देता है। और ये सफ़र चलता है मुंबई तक। मुंबई पहुंच जाती है प्रीति राठी और रेलवे स्टेशन पे जैसे ही गाड़ी रुकती है तो सभी लोग गाड़ी से उतरने लगते हैं। जब भी उतरते हैं तो प्रीति राठी के पिता, चाचा और चाची थोड़ा आगे निकल जाती है और प्रीति अपने सामान को समेट कर आगे बढ़ने की जैसे ही कोशिश करती है। प्रीति के परिवार के जन कुछ आगे निकल जाते हैं, प्रीति पीछे रह जाती है। तो प्रीति उनके साथ पहुंचने के लिए अपने कदमों को थोड़ा सा बढ़ाती है, तेज चलने की कोशिश करती है। जब वो शुरुआत करती है आगे बढ़ने की तभी उसको किसी ने पीछे से छुआ और प्रीति ने पलट के जैसे ही घूम के देखा तो उसको वही लड़का दिखाई देता है जो गमछे से अपना मुंह ट्रेन में छुपा कर आया था और बार बार उसको आगे पीछे होने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले प्रीति कुछ समझ पाती, वो लड़का एक डब्बा होता है च्यवनप्राश का, उसको खोलता है, प्रीति की तरफ उसको फेंक देता है। वो डब्बा प्रीति की चेहरे पे गिरता है, आंखों में गिरता है और प्रीति दहाड़े मार के जोर जोर से चिल्लाने लगती है। प्रीति की आवाज़ सुन के उसके चाचा चाची और उसके पिता उसकी तरफ दौड़ते हैं और जाके प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं। प्रीति के कपड़ों पे जो वो पानी की बूंदें थी वो भी उनके कुछ शरीर पे लग जाती है। दरअसल प्रीति के चेहरे पे तेजाब फेंका गया था क्योंकि उसकी जलन से और उसकी आवाज़ से और दहाड़ने की उससे वो समझ जाते हैं कि इस पर तेजाब अटैक। तेजाब की बूंदें कुछ पैसेंजरों जो उसके आसपास होते हैं प्रीति को संभालने या छुड़ाने की कोशिश करते हैं उनके भी हाथों पे लगता है। ये इतनी तेज जलन होती है तो सभी लोग समझ जाते हैं कि प्रीति को एसिड अटैक किया गया है, एसिड फेंका गया है। आनन फानन में प्रीति को उठाकर स्टेशन मास्टर के रूम में ले जाया जाता है। वहाँ से अस्पताल भेजने की तैयारी होती है। सभी घायलों को जो तेजाब अटैक में घायल हुए थे उन सभी घायलों को और प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल। गमछे वाला लड़का जब वहाँ से पलट के भागता है तो उसके पास ही खड़ा होता है एक सलीम शेख नाम का व्यक्ति जो उस डब्बे को उठा के उसको चेक करने की कोशिश करता है आखिर क्या डाला गया है। तो उसके हाथों में भी कुछ वो तेजाब की बूंदें लग जाती हैं और वो समझ जाता है कि प्रीति पे एसिड अटैक हुआ है और वो चिल्लाता है कि सलमान इसको पकड़ो, ये लड़का जो भग के आ रहा है इसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। सलीम शेख और सलमान
उस नकाबपोश लड़के का पीछा करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो लड़का ओझल हो जाता है, सभी को चकमा दे करके भाग जाता है। सभी सलीम शेख को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसके चाचा को भी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, चाचा चाची को भी और उसके पिता को भी। सभी का प्राथमिक इलाज करवा के सभी को छुट्टी दे दी जाती है और प्रीति राठी का इलाज चलता है गुरु नानक हॉस्पिटल में। और थोड़ी देर में वहाँ घटनास्थल पर पुलिस भी पहुँच जाती है। पुलिस वहाँ पे पंचनामा करती है, लोगों से जानकारी इकट्ठा करती है किस तरह से क्या। गुरु नानक हॉस्पिटल जहाँ प्रीति का इलाज चलता है, वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होने के कारण प्रीति को मसीना हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है और वहाँ जाकर के उसके चेहरे की कई बार सर्जरी की जाती है। इधर पुलिस अपने सबूत वगैरह इकट्ठा करके और हॉस्पिटल पहुंच जाती है प्रीति के पास उसका बयान लेने के लिए। लेकिन प्रीति का चेहरा बहुत ही ज़्यादा जल गया था, उसके गले पे भी कुछ घाव हो गए थे, उसकी आंखें भी जल चुकी थी और वो इस हालत में नहीं रहती कि बयान वो अपना पुलिस को दे सके, बोल सके। उसकी आवाज़ भी जा चुकी थी, उससे आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रीति को गहरे घाव थे, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा था और वो डॉक्टरों से और अपने परिवारजनों से लिख कर के बात करने लगी। अपने हाथों से कलम और कागज़ लेकर के लिख लिख के अपने दर्द को बयां करने लगी, अपनी बीती बताने लगी कि किस तरह से उससे दर्द महसूस हो रहा है। दूसरे दिन ये सभी अखबारों और टीवी में भी ये खबर चलने लगी। इस खबर को जिसने पढ़ा वो सन्न रह गया और प्रीति के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरने लगे और समर्थन में कैंडल मार्च, जुलूस निकलने लगे। पुलिस पर भारी दबाव हो गया था कि उस अपराधी को पकड़ा जाए जिसने प्रीति पे एसिड फेंका गया है, लेकिन पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी कि वो बंदा कौन है, कैसा है और क्यों फेंका है तेजाब उसको। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी कुछ ऐसा सुराग नहीं मिल पाया कि पुलिस किसी को पकड़ सके। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन आसपास जिन लोगों ने इस घटना को देखा था उनकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसका एक स्केच तैयार करवा लिया था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद में एक लड़का होता है पवन कुमार, जिसका फ़ोन आता है प्रीति की छोटी बहन के पास और वो उससे पूछता है कि प्रीति किस तरह से है, कैसी उसकी तबीयत है। जब इतना पूछता है तो वो अपने पिता को बताती है इस बारे में कि पापा ऐसे ऐसे पवन का फ़ोन आया था और वो दीदी के बारे में पता कर रहा था। तो उसके पिता है वो पुलिस के पास जाते हैं कि भाई ऐसे एक पवन नाम के लड़के का फ़ोन आया है जो प्रीति के साथ ही पढ़ता है, वो उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, पूछ रहा है कि प्रीति की तबीयत कैसी है। पुलिस जो स्केच तैयार करता है वो प्रीति के पास लेके जाते हैं, प्रीति को दिखाते हैं। प्रीति पेन से कागज़ पे 3 नाम लिखती है, जिसमें एक नाम होता है पवन कुमार, एक होता है अंकुर और एक होता है सत्यम। इन तीनों के नाम लिया जाता है, लेकिन पवन कुमार शक के घेरे में आ जाता है क्योंकि वो प्रीति के बारे में पूछताछ करता है उसकी बहन से। तो पुलिस पवन कुमार को अरेस्ट कर लेती है। 9 मई सन 2013 को पवन कुमार को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा और भी ज़्यादा भड़क जाता है। वो चाहते हैं कि प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने वाले लड़के को जल्दी से जल्दी सज़ा मिले और पुलिस अपना काम जल्दी से जल्दी करे उसको, अपराधी को सज़ा दिलाने में। लेकिन इधर प्रीति की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी, उसके ऑर्गन काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया। तो मसीना हॉस्पिटल से प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल भेज दिया कि उसको अच्छा इलाज मिल सके और अच्छे से उसका इलाज हो सके। लेकिन उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होगी तो उसको लाइफ सपोर्ट पे रखना पड़ा। डॉक्टरों ने कोशिश की कि उसको बचाया जाए, लेकिन प्रीति की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। उसकी कई तरह की सर्जरी की गई, एसिड अटैक हुए, लगभग 2 महीने बीत चुके थे और प्रीति अभी भी हालात से लड़ रही थी। लगातार डॉक्टरों की जीत और लाख कोशिश करने के बावजूद भी प्रीति को बचाया नहीं जा सका और एक दिन ऐसा आया कि प्रीति ने अपना दम तोड़ दिया। प्रीति का पोस्टमार्टम करने के बाद प्रीति को दिल्ली लाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन उनके परिवार वाले प्रीति का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं और एक उसके पार्थिव शरीर को लेकर एक धरना प्रदर्शन और एक रैली का आयोजन किया जाता है और जिससे सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने लगता है। लोगों की सहानुभूति प्रीति के साथ होती है। प्रीति के अपराधी को सभी लोग चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी सज़ा मिले और केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और सीबीआई इस जांच को आगे बढ़ाती है। केस आगे बढ़ता है और जो लड़का गिरफ्तार किया था पवन कुमार, उसके बारे में पुलिस को कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि वो लड़का उस दिन बम्बई में था ही नहीं। उसके फ़ोन लोकेशन के आधार पर जांच की जाती है तो वो लड़का मुंबई में था ही नहीं। इस तरह से पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता पवन के खिलाफ
कि पवन इस घटना में शामिल था या नहीं। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है और पुलिस को उनके रिश्तेदारों से पता लगता है कि अंकुर कुमार नाम का एक लड़का है जो प्रीति के साथ पढ़ता था और प्रीति से एक तरफा प्यार करता था और वह शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति के साफ इनकार करने के बाद भी वो इसी जिद पे अड़ा हुआ था। प्रीति के रिश्तेदार के कहे अनुसार अंकुर नाम का लड़का जो था वो बहुत ही जिद्दी स्वभाव का था और उसने प्रीति को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को लिए भी कहा था। वो प्रीति से एक तरफा प्यार करता था, इसी के चलते वो प्रीति से चिढ़ता था और जब प्रीति की नौकरी लग जाती तो बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगता है। पुलिस इस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है, पुलिस उसके फ़ोन नंबर से उसकी जांच करती है तो उस दिन उसकी लोकेशन जो घटना हुई उसी दिन उसी रेलवे स्टेशन की मिलती है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसको अपने तरीके से पूछती है। जब वो रिमांड पे लेकर उससे पूछताछ की जाती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वो बताता है पुलिस को कि वो प्रीति से एक तरफा प्यार करता था, प्रीति को घमंड हो गया था, प्रीति ने उसे शादी से इनकार कर दिया था, उसकी नौकरी लग गई थी तो वो चाहता था कि प्रीति अगर मेरी ना हो सकी तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इसी के चलते उसने प्रीति के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था। जब ये मामला अदालत में पहुंचता है, अदालत में हाई कोर्ट में ये मामला लंबित रहता है, काफ़ी दिन में गवाहों की गवाही होती है और मामला आगे बढ़ता है तो पहली बार किसी को एसिड अटैक में भारतीय कानून के द्वारा फांसी की सजाए मौत दी जाती है अंकुर कुमार को। जो इस केस की पैरवी करता है, जो वकील होता है, वो भी ये कहता है कि शायद ये इस तरह का मामला जो इतनी भयानक घटना हुई है ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। और सेशन कोर्ट के जज ने भी ये टिप्पणी की थी कि अगर प्रीति राठी को उसका चेहरा पहले ही दिखा दिया जाता तो वो अपने चेहरे को देख के पहले ही मर जाती, क्योंकि उसका चेहरा इतना भयानक और बदहवा हो गया था कि प्रीति को अगर वो चेहरा दिखा दिया जाता तो प्रीति 2 महीने तक जीवित नहीं रहती, उसकी जीने की तमन्ना उसी दिन ख़त्म हो जाती और वो उसी दिन अपने आप मर जाती। इस तरह की टिप्पणी से ये पता चलता है कि कितना क्रूर था अंकुर जिसने प्रीति के ऊपर एसिड अटैक किया। उसके बाद अंकुर ने ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा दिया। हाई कोर्ट में लंबा केस चलता रहा, 2019 तक ये मामला चलता रहा। 19 में हाई कोर्ट ने इस मामले में जो मुजरिम होता है अंकुर, उसकी सजाए मौत की माफ़ करके और उसे उम्र कैद में बदल दिया। अभी तक अंकुर जेल में है, मुंबई में है और प्रीति बेचारी मर चुकी है। उसके माता पिता कितना दुख हुआ होगा उनको, कितनी